A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Ziva Vadwani, your BST teacher. Today we'll be solving the previous year paper of 2020. The purpose of this video is not exactly to tell you 4-5 questions जो आप एग्जाम में जाकर के पढ़ लो, but the purpose is कि जितने भी previous year questions हैं अभी available I have of 2018, 19 and 20. ओके तो उनको भी अगर आप कर लोगे तो एटलीस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि पॉसिबली रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो एटलीस्ट उतना पार्ट आपका बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगा. टुडे वी विल बी टेकिंग ओनली शॉर्ट आंसर्स ऑफ दिस इज पार्ट 1 एंड आफ्टर दिस द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ फुल लेंथ, मतलब इट विल बी रादर बिगर, जिसमें हम लोग लॉन्ग आंसर्स वाला पार्ट करेंगे. दिस इज क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020. भले ही आपका पैटर्न जो है चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तो यूजुअली सेम ही रहेंगे ना. ओके तो द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डिफाइन human resource management. So what does human resource management means? It according to Edwin B. Flippo. अब देखो कुछ चीज इसमें ध्यान रखना, अगर डिफाइन बोला गया तो ऑब्वियसली इट शुड बी गिवन बाय सम ऑथर. नहीं अगर याद है देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कोशिश करना कि डिफाइन अगर दिया हुआ है तो ये नहीं कि एक सिंपल मीनिंग लिख दो, बट यू शुड राइट definition given by some author only, some economist kind of person. Okay, so what has been said, human resource management is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement development resources to the end that individual and societal objectives are accomplished. क्या कहा गया है कि human resource management एक काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट और कंट्रोल करते हैं. ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, PODC. ठीक है, ऑफ व्हाट, प्रोक्योर करना, कह लो कि स्टाफ को लेकर आना, उनको डेवलप करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, रिसोर्सेस को टू द एंड सो एज टू मीट द एंड दैट इंडिविजुअल, और जितने भी सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स हैं दोज आर अकम्प्लिश्ड, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज कि यू हैव टू टेल द 2 uses ऑफ कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस. अब इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भले ये शॉर्ट में दिया है, हमें इसे बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, मतलब लॉन्ग के लिए भी इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो. तो जॉब एनालिसिस क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल स्टडी ऑफ द जॉब, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेल्युएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, इसी का ही पार्ट होता है. ठीक है, जिसमें सबसे पहली पार्ट इसमें क्या बोला गया है कि जॉब एनालिसिस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है, कितना मैन पावर हमें चाहिए और कितना, मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आर नीडेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, वो सारी चीजें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर पढ़ते हैं. दैट कम्स अंडर जॉब एनालिसिस. और दूसरा है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, मैन पावर प्लानिंग, और जितनी नॉलेज और स्किल्स चाहिए या जितना भी ट्रांसफर या फिर प्रमोशन करना है उसके लिए जितना भी रिक्वायरमेंट्स है रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ जॉब, that also will come under recruitment and selection part of job analysis. Then the third question says you have to justify 2 reasons. You have to give 2 reasons. ये शायद स्पेसिमेन वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों एक बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है एक गुड सिलेक्शन प्रोसीजर का. तो जो बुक है उसमें बहुत ज्यादा चीज नहीं दी हुई है, बस 2 ही पॉइंट्स उसमें दिए हुए काम के, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर सिलेक्शन के दौरान आप मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो तो उसका रीजन क्या है. ये कह सकते हो कि आपसे असर्शन और रीजनिंग में भी ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन इंश्योर्स कि जो कैंडिडेट है दे आर हेल्दी, दे आर फिट, फिजिकली फिट फॉर द जॉब, जो भी आपका स्पेसिफिक जॉब है उसके लिए वो हेल्दी है, वो फिट है. ये जॉब मेडिकल एग्जामिनेशन जो है सिलेक्शन प्रोसीजर का जो पार्ट है वो ये भी इंश्योर करता है कि कैंडिडेट्स डू नॉट सफर एनी सीरियस एलिमेंट और सीरियस डिजीज, जो फर्म को एज वेल एज एम्प्लॉय को फ्यूचर में कोई भी तरीके की परेशानी झेलनी पड़े जिसके कारण. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज, नेक्स्ट पार्ट इन दिस इज द पार्ट ऑफ स्टाफ मोराल. स्टाफ मोराल द 4th वन, यस ठीक है. स्टाफ मोराल, यहाँ पर देखो एक डेफिनेशन दी हुई है उसी की, सिंस यहाँ पर भी वही सेम चीज बोली गई कि यू हैव टू डिफाइन इट.
तो दिस ऑल्सो आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. कौन सी बुक है ये? सीबी गुप्ता. ठीक है. तो क्या कहा गया इसमें? स्टाफ मोरल सेज की it is a state of mind and emotions affecting the attitude and willingness to work, which in turn affect individual and organizational objectives. ये क्या होता है? ये सिर्फ एक काइंड ऑफ पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड है जो ये बताता है कि हाउ मच अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, हाउ मच अ पर्सन इज मोटिवेटेड टू वर्क, और इसी से ही कि एक पर्सन कितना सेटिस्फाइड है या कितना डिससेटिस्फाइड है उस काम को लेकर के, और दैट विल ओनली डिसाइड कि वेदर एक एम्प्लॉय के थ्रू जितने भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज यू हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैशमेंट ऑफ लीव. एनकैशमेंट ऑफ लीव या फिर लीव एनकैशमेंट. दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट एन एम्प्लॉय रिसीव्स फ्रॉम एन एम्प्लॉयर फॉर देयर अनयूटिलाइज्ड लीव्स, जिसमें ये कहा गया है कि रिटायरमेंट के दौरान पर अगर आपकी बहुत सारी कुछ अक्यूमुलेटेड लीव्स होती हैं तो वो सारी आपको इकट्ठा मिल जाती हैं. ठीक है, जिसमें कुछ शायद 15 लीव्स उसमें लिखी गई थी. तो सपोज करो, मतलब सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे, कैलकुलेट कर लेना. आई एम नॉट अ मैथ्स पर्सन, आई एम एन इंग्लिश पर्सन. जैसे अगर आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो सम अराउंड 60,000 है. 60,000 will be divided by 30, that is the number of days in a month. और आपकी accumulated leaves कितनी है? मान लो 100 leaves है आपकी. ठीक है, तो this will be deducted by this, it will be deducted by this will be 2. तो 1 2 3 4 5. ओके, तो दिस विल बी 1 2 3 4 5. तो इतना पैसा आपको ऑल इन ऑल मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज, कि ये आपकी टोटल. तो रिटायरमेंट के टाइम पर आप कुछ 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा उठा लोगे. दैट इज एनकैशमेंट ऑफ लीव, जिसमें 15 डेज लिखा हुआ था, बट जो न्यू रूल आया है उसके अकॉर्डिंग भी एक बार यू कैन स्टडी इट. बट वैसे अगर 15 दिन उसमें लिखा हुआ है तो यू कैन टेक दोस 15 डेज, क्योंकि हमें कहीं पे वो चीज नहीं दिखी उसमें कि गवर्नमेंट का ही ये वाला रूल है, सिंस आई एम नॉट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वाला पार्ट. अब देखो, एनकैशमेंट ऑफ लीव का कॉन्सेप्ट, एनकैशमेंट ऑफ लीव यू हैव अंडरस्टूड आई होप. ठीक है, नेक्स्ट वन इज यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियल अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. अब देखो, ये वाला इसका एक पार्ट हमको मिला था, अच्छा लग रहा था. क्या कहा गया है? परफॉर्मेंस और पोटेंशियल अप्रेजल में, performance appraisal will evaluate the performance of a candidate, या कह सकते हो उसको of an employee. और potential appraisal उसके potential को अप्रेज करेगा, उसकी सराहना करेगा. परफॉर्मेंस टारगेट्स आर सेट, इसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स रखते हैं. और पोटेंशियल अप्रेजल में योर लेटेंट टैलेंट्स, लेटेंट मींस द हिडन टैलेंट्स आर एक्सप्लोर्ड. ये एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली एंड एक्यूरेटली. परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत स्पेसिफिकली मेजर किया जाता है, और इसमें वो पोटेंशियल अप्रेजल में असेसमेंट ऑफ फ्यूचर रोल्स कैन बी असाइंड, कि हम लोग फ्यूचर रोल्स उनको दे सकते हैं. ये होता है काम हो जाने के बाद, और ये होता है काम होने से पहले. देन पिक्चर ऑफ करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस थ्रू अप्रोप्रिएट मेथड्स. हम लोग ये देखते हैं, ये क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल? दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ जो एम्प्लॉय ने अभी किया है, जो एम्प्लॉय ने पहले किया था. कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इसको इवैल्यूएट करते हैं, अप्रेज करते हैं. और पिक्चर ऑफ एबिलिटीज एंड टू अज्यूम द चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू अप्रोप्रिएट मेथड्स. और ये एक पिक्चर है कि कैसे एक मतलब एक एम्प्लॉय के अंदर कितने ज्यादा एबिलिटीज है, इसके लिए टैलेंट्स है, और उसके लिए उसको कुछ चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं, थ्रू विच दैट इज इवैल्यूएटेड थ्रू स्पेसिफिक मेथड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज व्हाट इज कोटेशन लेटर. अब कोटेशन लेटर क्या होता है? ये एक तरह का लेटर होता है दैट इज रिटन बाय अ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर टू रिप्लाई टू अ ट्रेड इंक्वायरी. जिसमें देखो, है तो ये 2 मार्क्स का, बट एक लाइन आई डोंट थिंक इतना सफिशिएंट होता है, जिसमें आप ये भी चीज मेंशन कर सकते हो कि ट्रेड इंक्वायरी के रिप्लाई में हम लोग कोटेशन लेटर लिखते हैं. कोटेशन लेटर में व्हाट थिंग्स आर इन्वॉल्व, कि एक बायर ने जितनी भी चीजें आपसे पूछी हैं, जितनी भी इंक्वायरी आपसे की है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट,
तो आप उसमें वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हो, जैसे प्राइस, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, जैसे द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, द नंबर ऑफ गुड्स, द लिस्ट प्राइस, द डिस्काउंट, द टर्म्स ऑफ पेमेंट, द मोड ऑफ पेमेंट, द डिलीवरी ऑफ गुड्स, द डेट ऑफ डिलीवरी, ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज पार्टनरशिप, यू हैव टू डिफाइन. अगेन बहुत ज्यादा डिफाइन वाले क्वेश्चंस है इसमें. तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या होता है? वैसे ये मुझे मिला नहीं, बुक में नहीं मिला. अगर आपको पता हो कि अगर कोर्स में नहीं है तो यू कैन इन्फॉर्म मी. पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल दैट यू ऑलरेडी नो. वो दो लोग दैट हैव, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भागीदारी, जो दो लोगों के बीच में होती है, दैट हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all. Then ninth one, you have to tell two opportunities कि globalization has brought in. Okay, globalization ने कौन कौन सी दो opportunities की हैं? These, the next one, these questions we will do in the next video. Globalization के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इसमें बताए गए हैं, पूछे गए हैं. तो ग्लोबलाइजेशन, फर्स्ट वन इज एक्सपोजेस फर्म्स टू इंटरनेशनल कंपटीशन. अगर एक फर्म को इंटरनेशनल कंपटीशन में सरवाइव करना है, इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव करना है, तो उसको अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्वालिटी ऑफ गुड्स को बेटर करना पड़ेगा, और 3 पॉइंट थे इसमें, और एफिशिएंसी भी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी. फिर दूसरा चीज इसमें बोली गई है, 2 पॉइंट्स पूछे ना, तो दूसरा इज इट विल ग्लोबलाइजेशन. इट यहाँ पर क्या है? ग्लोबलाइजेशन विल हेल्प इन रीस्ट्रक्चर द प्रोडक्शन एंड ट्रेड पैटर्न in favor of labor intensive goods. Labor intensive goods क्यों? क्योंकि it will result in more employment opportunities. It will also result in lesser import of capital goods. कैपिटल गुड्स से अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो इट विल बी कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव. और टेक्नोलॉजीज, ओके, ट्रेड इन फेवर ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, वो टेक्नोलॉजीज और वो लेबर इंटेंसिव गुड्स दैट विल result in more and more use of labor instead of using capital and making the product rather comparatively expensive. Then next is you have to expand the following. अगर सिंपल चीज बोली गई कि एक्सपैंड करना है तो उससे ज्यादा कहानी उसमें लिखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ इट. NBFC, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एंड फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, जो आप लोग प्रोडक्ट्स में भी देखते होंगे खाने वाले, जैसे कि मैगी. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. नाउ इसके बाद वाले वीडियो में वी विल बी डूइंग द पार्ट ऑफ लॉन्ग आंसर्स, देन वी विल बी टेकिंग मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जितना ये वाला पार्ट है, अपार्ट फ्रॉम वट एवर यू पीपल आर स्टडीइंग, इसको एक बार के लिए रिवाइज कर लेना, एग्जाम से पहले ये वाले क्वेश्चन देख लेना कि एटलीस्ट हमको आते हो. जब ये पूरा खत्म हो जाएगा देन आई विल सेंड यू दिस PDF. ओके, ये मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि वट एवर क्वेश्चन, वट एवर थिंग्स यू आर प्रिपेयरिंग, जस्ट प्रिपेयर इट वेल. उसके अलावा ये क्वेश्चन देख लेना कि एटलीस्ट आपको ये सारे क्वेश्चन आते हो. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स एंड we'll be doing more on this. Thank you.